अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस में हमने ऑलरेडी पैथोलॉजी में पढ़ लिया था कि इसमें क्या होता है। ठीक है, मैं इन शॉर्ट मैं आपको बता दे दूँगा। ठीक है, कि इसमें क्या होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है ना, सबसे पहले देखो हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ कहाँ पे जाके कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हमारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कराती है और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हमारे पास इन्वॉल्वमेंट भी होती है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास नॉर्मली ना हमारे पास प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और वो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो सिट्रुलिन है ना वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो म्यूटेशन में क्या होता है कि आर्जिनिन जो होता है वो हमारे पास सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिट्रुलिनेशन हो जाती है। अब इस सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन होता है ना, उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, एंटी सिट्रुलिन एंटीबॉडी होती है बेसिकली। ठीक है, एंटी सिट्रुलिन एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो हमारे पास जो होती है जाके कंबाइन हो जाती है साइनोवियम के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास बोन और हमारे पास कार्टिलेज की जो है वो डिस्ट्रक्शन, पहले इन्फ्लेमेशंस होती हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशंस होती हैं, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की जो है इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर एंड में हमारे पास पैनस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स पे। ठीक है, क्लिनिकल फ़ीचर्स में हमारे पास इसको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास आर्टिकुलर फ़ीचर्स होते हैं और एक हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ़ीचर्स होते हैं। ठीक है, अब आर्टिकुलर फ़ीचर्स की बात करें ना, तो हमारे पेशेंट में सबसे पहले होगा मॉर्निंग स्टिफनेस। ठीक है, जॉइंट्स में मॉर्निंग स्टिफनेस होगी और जब वो एक्टिविटी करेगा ना, तो एक्टिविटी के साथ साथ वो जो स्टिफनेस होगी ना वो हमारे पास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जॉइंट में स्वेलिंग होगी। ठीक है, और जॉइंट में पेन होगा। ठीक है, अब कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें, हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, हमारा एंकल जॉइंट हो गया, हमारे पास जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होते हैं ना, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सही है। फिर इसके बाद इसमें हमारे पास कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ हमें मिल रही होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास अब ये हमारे पास ये वाली साइड जो है हमारे पास अल्नर साइड है। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्नर इसमें होती है अल्नर डेविएशन ऑफ हैंड। ठीक है, अल्नर डेविएशन ऑफ हैंड क्या होता है कि हैंड जो होता है वो हमारे पास ऐसे करके मूव हो जाता है, अल्नर साइड पे मूव कर जाता है। ठीक है, एक इसमें होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी कि हमारा जो फिंगर होती है ना वो हमारे पास स्वान की नेक की तरह हो जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में भी मैंने शो की हुई ऐसे करके हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं ना कॉक अपटो डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, और एक इसमें बोटनर डिफॉर्मिटी होती है। बोटनर डिफॉर्मिटी में हमारे पास फिंगर जो होती है वो ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके कुछ हो जाती है। ठीक है, नेट पे आप लोग पिक्चर्स देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स की बात करें ना, तो इसमें सबसे पहले सिस्टमिक फीचर्स आते हैं जिसमें पेशेंट में फ़ीवर होता है। ठीक है, इसके अलावा वेट लॉस होता है, इसके अलावा जो है वो फटीग वगैरह होता है। ठीक है, फ़ीवर, वेट लॉस, फटीग। फिर सर से शुरू करते हैं और पाँव की तरफ जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की जो होती है वो कंप्रेशन होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, फिर आई में जब हम लोग देखते हैं तो आई में हमारे पास जो है वो स्क्लेराइटिस होता है, स्क्लेराइटिस होता है, केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन है ना। ठीक है, फिर हम लोग हार्ट पे आते हैं तो हार्ट में हमारे पास एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, इसके अलावा वेसल्स में वास्कुलाइटिस होता है। ठीक है, फिर लंग्स में जो है वो हमारे पास ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन होती है और कैप्लन सिंड्रोम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग किडनी में आते हैं तो किडनी में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, स्किन में हमारे
हमारे पास रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस इतना काफ़ी है क्लिनिकल फीचर्स के लिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं ना। तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ESR करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन करते हैं, जो हमारे पास रेज्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एंटी CCP एंटीबॉडीज़ का लेवल देखते हैं और RA फैक्टर का लेवल देखते हैं, वो भी हमारे पास ज़्यादा होता है, ठीक है। 90% केसेस में हमारे पास RA फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास RA फैक्टर जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन स्टिल पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग एंटी CCP एंटीबॉडी भी देख लेते हैं, जस्ट टू कन्फर्म कि पेशेंट जो है वो उसको डिजीज़ है कि नहीं है। तो हमारे पास जो मेन हमारे पास जो मार्कर है ना, वो हमारे पास एंटी CCP एंटीबॉडी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है बोन का एक्सरे कर लेते हैं, जिससे हमारे पास बोन डिफॉर्मिटीज़ हमें पता लगती है ना। अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास जो साइनोवियम है उसमें हमारे पास फ्लूइड कितना है, कैविटी कैसी है, उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा MRI हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में बता देता है, ठीक है। ये हम लोग डायग्नोसिस के लिए बेसिकली कर रहे थे, ठीक है। अब डायग्नोसिस हो गई, अब हमारी डिजीज़ की एक्टिविटी को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे। डिजीज़ को एक्टिविटी को करने के लिए एक तो PSTS हो जाएगा। PSTS में क्या होता है, एक तो पेन हो गया, स्टिफनेस हो गई, टेंडरनेस हो गई ऑन टच, ठीक है, और एक हमारे पास स्वेलिंग हो गई, ठीक है, सही है। मॉर्निंग स्टिफनेस थी ये वाली, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास DAS28 होता है, ठीक है, DAS28, ठीक है। अब DAS28 जो होता है उसकी वैल्यू, फिर इसके बाद ESR हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, और हमारे पास अल्ट्रासाउंड हो गया। ये हमारे पास जो है वो डिजीज़ की एक्टिविटी बेसिकली शो करता है, ठीक है। अब डिजीज़ ने कितनी डैमेज की है तो उसके लिए हम लोग एक्सरे करते हैं, ठीक है, और एक हम लोग फंक्शनल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और एंड में हम लोग ड्रग सेफ्टी देखते हैं ना। तो ड्रग सेफ्टी के लिए हम लोग CBC कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा RFT कर लेते हैं, LFT कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो डिजीज़ की एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने DAS28 किया है ना, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ टेंडर जॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ जॉइंट्स जो स्वेल हुए हैं वो देखते हैं, ESR का लेवल देखते हैं, ठीक है, ग्लोबल एक्टिविटी देखते हैं। जो 0 जो होता है वो हमारे पास मिनिमम, और 100 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, उसकी रेटिंग का कहते हैं ना पेशेंट को। इसके अलावा हम लोग जो है उसको हमारे पास ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है या हमारे पास फार्मूला होता है, उसमें हम लोग डाल देते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास ये जो DAS28 होता है ये हमें पता लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे, ठीक है। मैनेजमेंट में ना देखो, मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, उसमें जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, हम लोगों ने सारी लिखी हुई है, ठीक है। देखो, हम सबसे पहले हमारे पास होते हैं डिमार्ड्स, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ना नॉन बायोलॉजिकल होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं, ठीक है। अब निमोनिक आपने याद रखना है, मेडिकल्स आर गोल्ड, ठीक है। अब मेडिकल्स आर गोल्ड है, और इसमें EIAR जो है ना वो हमारे पास बायोलॉजिकल है, और बाकी सारे नॉन बायोलॉजिकल हैं, ठीक है। अब नॉन बायोलॉजिकल कर लेते हैं। मेथोट्रेक्सेट है, डीपेनिसिलिन अमीन है, ठीक है, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्लोरोक्वीन आ जाता है, ठीक है, लुफ्लुनिमाइड आ जाता है, सल्फासालाजीन आ जाता है, ठीक है, और गोल्ड कंपाउंड्स आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो बायोलॉजिकल है उसमें TNF अल्फा जो है वो हमारे पास एंटागोनिस्ट आ जाता है, जिसमें एटनसेप्ट आ जाता है, इन्फ्लिजिमाब आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो एनाकिनरा आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो T सेल मॉड्यूलेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एबाटासेप्ट आ जाता है, और B सेल डिप्लीटर्स होते हैं जिसमें रितुजिमाब आ जाता है, ठीक है। फिर एनएसएड्स होते हैं जिसमें हमारे पास डिक्लोफेनिक आ जाता है, इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सिन, एस्पिरिन वगैरह आ जाता है, ठीक है। और एंड में स्टेरॉइड्स होते हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ना, तो इसमें यही होता है कि इनिशियली में आप ड्रग्स दे देते हो, ठीक है। फिर ड्रग्स के बाद आप पेशेंट को जो है वो नॉन ड्रग थेरेपी होती है, जिसमें आप फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बताते हो ना पेशेंट को, आप कहते हो ये एक्सरसाइज करनी, ये नहीं करनी, ऐसी ऑक्यूपेशन आपकी होनी चाहिए, सीढ़ियाँ मीडिया नहीं चढ़नी, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी बेसिकली आप बताते हो, ठीक है। और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक आप साइनोवेक्टमी करते हो, ठीक है। साइनोवेक्टमी में क्या होता है, जो एरिया साइनोवियम का ख़राब हुआ होता है ना उसको आप रिमूव करा देते हो, ठीक है। और सवेयर केसेस में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करते हैं, ठीक है। और एक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्ससिजन ऑफ मेटाटार्सल हेड, ठीक है, मेटाटार हम लोगों ने बोला है ना कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो होता है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास मेटाटार्सल्स होते हैं ना उनका हम लोग हेड रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को सुकून मिल जाता है, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द रिमोट हेड आर्थराइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।